इसमें जो मेजर सर्विलेंस चेक पॉइंट्स होते हैं वो G1 और सिंथेसिस फेस में जो चेक पॉइंट्स होते हैं वो उसमें रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स कई होते हैं जिनके थ्रू की सेल साइज़ कितना एनर्जी स्टोर है और ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट हैं या नहीं, और टोटल डीएनए में कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है सिंथेसिस से पहले। तो इन सभी चीज़ों का चेकआउट कर लिया जाता है। तो जैसे रोड साइड में जो नाका इत्यादि नाका वाला जो सिस्टम होता है जिसमें कि ट्रांसपोर्ट का हम पूरा चेक पॉइंट के थ्रू चेकिंग करते हैं ट्रांसपोर्ट वाले, जिससे कि अवांछित चीज़ें इस पार से उस पार ना जा सके। तो उन सारी चीज़ों का जो है चेकिंग इसमें देखा जाता है। फिर G2 और M फेस में भी चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि 100% जो जीनोम है वो डुप्लीकेट हुआ है कि नहीं वो हम देखते हैं। फिर इसी में हम देखते हैं कि जो डीएनए है उसमें जो कुछ अनरेप्लिकेटेड पार्ट्स हैं या फिर जो डबल स्ट्रैंड है जो जहाँ तहाँ से टूट गए हैं उनका कैसे अलग किया जाए और उनको कैसे रिपेयर किया जाए, ये सारे चेक पॉइंट्स इसमें इस फेस में प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। इसमें स्पिंडल असेंबली के दौरान अगर कहीं पर टेंशन या फिर इस तरीके की कोई चीज़ें अगर देखने को मिलती हैं जिससे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह सही तरीके से स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन कर सकें और सही तरीके से क्रोमोसोम को अपने तरफ खींच सकें, तो उन सभी चीज़ों को एक बार चेक कर लिया जाता है। यह एनाफेस के पहले की सारी चेकिंग होती है। इसमें जो कोर स्विचेस और रेगुलेटर्स होते हैं वो CDK काइनेज इसमें होता है, और ये CDK काइनेज एक तरह का प्रोटीन है और ये टारगेट्स को फॉस्फोरिलेट करके उनको रिपेयर करते चलता है, और जिससे कि यह चेकिंग हो जाती है कि इसमें कोई त्रुटि उपलब्ध तो नहीं है। फिर कुछ रेगुलेटरी साइक्लिन्स होते हैं, साइक्लिन A, B, D, E। यह प्रोटीन के ही सब यूनिट्स होते हैं जो कि साइक्लिक सिंथेसिस और डिग्रेडेशन को इंड्यूस करते हैं, जिसके थ्रू जो CDK की एक्टिविटी है वह और अच्छे से हो पाती है। फिर CDK जो इन्हिबिटर है वो एक अलग प्रकार का प्रोटीन है जिसके थ्रू नेगेटिव रेगुलेटर्स जो CIP, KIP वगैरह या INK4 इत्यादि जो होते हैं उनको रोका जा सकता है, जिससे कि साइक्लिक प्रोग्रेशन बीच में टूट ना जाए। CDK एक्टिवेशन मैकेनिज़्म कुछ इस प्रकार से होता है। यह जो CDK प्रोटीन है यह आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और यह मोनोमरिक प्रकार का होता है। इसमें T लूप का कन्फर्मेशनल स्विच बनना एक प्रोसेस है जिसमें कि एक फ्लेक्सिबल T लूप का निर्माण होता है जो कि सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर के कैटालिटिक साइट तक पहुंचता है, और इसमें CDK और G1S साइक्लिन का, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, रेड वाला जो प्रोटीन है वो CDK है और ग्रीन वाला G1 सिंथेसिस फेस का साइक्लिन है। इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन करके एक T लूप बनता है और यह अलग अलग टारगेट में जा कर के चेक करते हैं कि और ये जो टारगेट्स होते हैं ये सारे एक्टिव साइट्स कहलाते हैं, और यहाँ पर जा कर के ये चेक करते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है वो पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं है, एनर्जी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है या नहीं, न्यूट्रिशन रिजर्व्स प्रेजेंट है या नहीं, या सेल तैयार तो है ना पूरे सेल साइकिल को प्रोग्रेसिव वे में ले जाने के लिए। फिर इसमें डुअल काइनेज फॉस्फेटेज ट्यूनिंग के थ्रू भी CDK एक्टिवेशन होता है। तो CDK एक्टिवेटिंग काइनेज फॉस्फोरिलेट्स कर जाता है और थ्रियोनिन 160 की एक्टिविटी इस दौरान मैक्सिमम हो जाती है, और थ्रियोनिन की मदद से चूँकि ये होता है, देन मेथियोनिन की मदद से इसके जो काइनीज हैं वो इनहिबिटरी
ट्रायोसिन और थ्रियोनिन फॉस्फेटेस बनाते हैं, जो कि CDC25 फॉस्फेटेस को रिमूव कर देते हैं, जिससे कि आगे का जो फेस है वो ट्रांजिशन के लिए तैयार हो जाता है। फिर इसमें काइनेटिक्स अगर हम देखें कि कैसे ये पूरा चीज़ें कैरी ऑन होती हैं, तो एलोस्टेरिक एक्टिवेशन होता है। एंजाइमेटिक्स में जैसा कि हम जानते हैं कि दो अलग अलग जो सब यूनिट्स होते हैं वो आपस में जुड़ करके देन आफ्टर उस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, जबकि दोनों का जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो प्रोडक्ट में उनका प्रेजेंस जो है वो नहीं मिलता है हमें, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनता है, लेकिन जो एंजाइम जो भी उसमें कार्यरत होता है उसका प्रोडक्ट के रूप में आपको कहीं पर भी प्रोडक्ट के रूप में वो आपको नहीं मिलता है। तो सेम लाइक दैट आपके साइक्लिन और CDK वगैरह भी इसी तरीके से कपल्ड हो जाते हैं, और एक साथ जुड़ने के बाद फिर इनमें कैटालिटिक एफिशिएंसी बन जाती है, और कई फोल्ड्स में ये कुछ ही मिनट्स में ये इनका जो पूरा एक्टिवेशन बाइंडिंग है वो तैयार हो जाता है, और 100x की स्पीड में यह पूरा सिस्टम चलता है। और पूरा जो साइक्लिन है इसमें वो डिस्ट्रॉय हो जाने पर लाइगेसेस से इनको वापस से रिमूव भी कर लिया जाता है। लाइगेसेस से वापस से इनका जो त्रुटि है उसको रिमूव भी कर लिया जाता है, और यह जो सेल साइकिल है वो यूनिडायरेक्शनल वे में चले, इसके लिए इनका एलोस्टेरिक एक्टिवेशन ज़रूरी होता है। CDK1 साइक्लिन B जो है वो एक एंजाइम है, और यह इसका जो क्लास है वो सेरिन और थ्रियोनिन काइनेस प्रकार का है। प्राइमरी सबस्ट्रेट इसमें लैमिन्स, हिस्टोन, H1 और कंडेंसेंस के साथ ये बनाता है, और फंक्शनल रोल इनका माइटोसिस में सेल की एंट्री और न्यूक्लियर एनवेलप के टूटने की जो घटना है उसको ये इंड्यूस करते हैं। वहीं V1 काइनेस जो है डुअल स्पेसिफिसिटी काइनेस प्रकार का एंजाइम है, और इसमें CDK1 टायरोसिन 15 प्रकार के प्राइमरी सबस्ट्रेट के साथ ये जुड़ता है, और ये CDK1 की एक्टिविटी को रोकता है और G2 DNA के डैमेज को रोकता है। फिर CDC25 फॉस्फेटेस डुअल स्पेसिफिसिटी फॉस्फेटेस प्रकार का एंजाइम है, जो CDK1 और CDK2 प्राइमरी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ करके इनहिबिटरी फॉस्फेट को निकालता है और माइटोसिस को कंटिन्यू करता है। ATM और ATR यह PI3 के रिलेटेड काइनेस प्रकार हैं एंजाइम के, और यह CHK1, CHK2, P53 प्राइमरी सबस्ट्रेट्स एंजाइम्स जो हैं उन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स जो हैं उनके साथ ये जुड़ते हैं, और यह इनका जो फंक्शन है उसमें यह डबल स्ट्रैंड DNA को सेंस करते हैं कि कहाँ वो प्रेजेंट है, और सिंगल स्ट्रैंड्स के ब्रेक्स जहाँ होते हैं उनको भी ये पता करते हैं। फिर MPS1 और BUB1 सेरिन थ्रियोनिन काइनेस प्रकार के एंजाइम हैं, काइनेटोकोर प्रोटीन्स के साथ ये जुड़ते हैं, और यह स्पिंडल असेंबली जहाँ होनी है, यानी कि स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स, उनको ये एक्टिवेट करते हैं। DNA डैमेज और G1 सिंथेसिस अरेस्ट पाथवे को अगर हम देखें तो ATM ATR से यह चेक 1 चेक 2 काइनेस के माध्यम से P53 सेरिन 15 के थ्रू P21 ट्रांस एक्टिवेशन से गुजरते हुए CDK2 के इन्हिबिशन पर ये पूरा प्रोसेस समाप्त होता है। यहाँ पर ATM ATR जो है आपका प्रोटीन एंजाइम है, और चेक 1 चेक 2 काइनेस
इसका प्रकार है और P53 सेरेन 15 के साथ ये जुड़ करके पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि P21 के ट्रांस एक्टिवेशन में सहायक होता है और इस ट्रांस एक्टिवेशन के रिज़ल्ट में हमें CDK2 इन्हिबिशन की घटना देखने को मिलती है। इससे जो डैमेज है उसका पता चल जाता है कि डबल स्टैंडर्ड DNA कहाँ पर से डैमेज हुआ है और सिंगल स्टैंडर्ड DNA में कहाँ पर ATR काइनेस एक्टिव करना आवश्यक है। फिर ट्रांसडक्शन कास्केड के रूप में भी यह काम करता है, यानी कि ट्रांसडक्शन को इंड्यूस जहाँ होना है ऐसी जगहों का भी यह पता करता है सिग्नलिंग प्रोसेस के थ्रू। P53 स्टेबलाइजेशन यानी कि जो चेक 1 चेक 2 जो फॉस्फोरिलेट्स जो चेक 1 चेक 2 नाम के जो काइनेसेस हैं उनको एक्टिव करता है, जिससे कि P53 का फॉस्फोरिलेशन हो जाता है और सेरिन 15 और 20 जो हैं उनका निर्माण होता है, जिसके थ्रू जो DNA को डिग्रेड या फिर डैमेज करने वाले MDM2 वगैरह जो प्रोटीन्स हैं उनका ह्रास हो जाता है या वो समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद सेल साइकिल को ब्लॉक करने के लिए कुछ ऐसे ट्रांस एक्टिविटी शो करने वाले P21 CIP1 प्रोटीन्स होते हैं, उनको स्टेबलाइज करने के लिए P53 की एक्टिविटी भी इसमें काम आती है, जिसमें कि CDK2 और साइक्लिन E कॉम्प्लेक्स को P53 के ट्रांस एक्टिविटी से डायरेक्टली इनहिबिट कर दिया जाता है, जिससे कि जो G1 फेस है वह आगे चल के S फेस और S फेस से G2 फेस में प्रवेश कर सके सेल साइकिल। और स्पिंडल चेक पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि जो आपके माइटोसिस की जो प्रोसेस है उसी दौरान ये स्पिंडल चेक पॉइंट्स भी अलग अलग स्टेजेस में आपको मिल जाते हैं। तो इसमें अनअटैच्ड जो काइनेटोकोर है उसकी सेंसिंग MAD2 BUBR1 BUB3 के द्वारा की जाती है। सभी एंजाइम प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसी तरीके से माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स में आपका CDC20 जो है, जो कि एनाफेज तक सेल को पहुंचने नहीं देता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स होते हैं जहां पर जिसकी एक्टिवेशन भी समटाइम्स आवश्यक होती है जब तक कि प्रॉपर स्पिंडल फाइबर का मतलब बनना नहीं हो चुका होता है तब तक से, ठीक है। देन एनाफेज के पहले जो माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स है वो कुछ इस प्रकार से तीसरे वाले फिगर के प्रकार से बनता है, जिसमें कि सेक्यूरिन जो है वो पूरा समाप्त हो चुका होता है और इसमें सेपरेज नाम का जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाने पर कोहेसिन को क्लीवेज करने के लिए इंड्यूस करता है। देन पूरी एक्टिविटी को देखें तो CDK4, 6 और साइक्लिन D G1 में 75% अपना योगदान देते हैं, जबकि CDK2 साइक्लिन E के S फेज में 88% पूरे एक्टिव रहते हैं। देन CDK1 और साइक्लिन B G2 माइटोटिक फेज में 100% यानी कि पूरे साइकिल में ये कार्यरत होते ही हैं। देन पोलो लाइक काइनेस 1 PLK1 92% अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। और इसी के साथ ये टॉपिक है, इसको मैं पूरा वाइंड अप करती हूँ। और ये काफ़ी क्रूशियल और टेक्निकल टॉपिक था। इसकी जो हिंदी है आई डोंट थिंक सो कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि
कुछ चीज़ें ऐसी होती है, टेक्निकली लैंग्वेज ही उसकी वही होती है, तो हम उसकी हिंदी नहीं कर सकते। सो आप जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग जो टर्मिनोलॉजी टेक्निकल हैं उस जेनेटिक्स के खास करके उसको इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ें। उसकी हिंदी करने का प्रयास करने पे उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ओके, तो जब भी आप लोग नोट्स वगैरह बनाते हैं ना, तो जो वर्बल चीज़ें हैं यानी कि जो बोली जाने वाली होता है, आता है, जाता है, लाइक दैट, तो उसको आप हिंदी में लिख सकते हैं। मगर जो टर्मिनोलॉजी है जैसे ट्रांसडक्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, काइनेज, एंजाइमेज, लाइक दैट, है ना, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखें तो दैट इज़ गुड। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। और क्रूशियल है थोड़ा सा ये जो आपका चैप्टर है, हालांकि मैंने इसको इजी अप और जो मेन इसके जो पॉइंट्स थे उसको मैं कलेक्ट करके आपको पीपीटी में नोट डाउन करके मैंने दिया है। आप उसको भी आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, और एक्सप्लेन करके उसके भी छोटे छोटे शॉर्ट आंसर्स बना के आप लिख सकते हो, तो भी आपके जो आंसर्स हैं वो एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। ओके, तो टेस्ट के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, जल्द ही हम टेस्ट के लिए साथ होंगे। थैंक यू सो मच पूरे वीडियो को सुनने के लिए। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा इस चैनल को, और अपने साथियों को भी बताइए। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।